हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हम इसको बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन जो हमने की थी अपनी, उसको हम कंप्लीट करते हैं। हमने अपनी बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो फ़ील्ड स्टेटस वेरिएंट हमने जो है वो डिफ़ाइन कर लिया था और असाइन कर लिया था। और अब मज़ीद जो हमारी कुछ कॉन्फ़िगरेशन रह गई थी तो उसको कंप्लीट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डिफाइंड टॉलरेंस ग्रुप्स। तो सबसे पहले जो है वो एससीपी में लॉगिन हो जाते हैं। ठीक है जनाब। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो हमारा जो सेटअप है वो डिफाइंड टॉलरेंस जीएल ग्रुप है, डिफाइंड कस्टमर वेंडर टॉलरेंस ग्रुप है और डिफाइंड यूजर टॉलरेंस ग्रुप है। सबसे पहले तो इनके जो है वो टी कोड हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया, सेव इट। एंड सबसे पहले वो भी है जीरो टॉलरेंस ग्रुप, जीएल टॉलरेंस ग्रुप डिफाइन करना है। वो भी है जीरो टॉलरेंस फॉर ग्रुप ऑफ जीएल अकाउंट्स। और यहाँ पे हम प्रेस द न्यू एंट्रीज, क्योंकि अभी हमारे पास जो है वो एज सच कोई रिक्वायरमेंट है नहीं इस प्रोजेक्ट में जो हम करने जा रहे हैं टॉलरेंस ग्रुप की जीएल के हवाले से या कस्टमर वेंडर टॉलरेंस के हवाले से या यूजर टॉलरेंस के हवाले से। तो इसको फिलहाल जो है हम इसको स्टैंडर्ड या उसके ऊपर रखेंगे। तो अभी मैं कोई डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे और जब हमारे पास कुछ सिनेरियो आएगा तो इंशाल्लाह देखेंगे इसको हम करके, इसके अंदर हम कुछ वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे और इसको हम सिनेरियो बेस्ड एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो फिलहाल अभी मैं इसको स्टैंडर्ड पे ही कर रहा हूँ। कंपनी कोड हमारा आई थिंक HM10 था, HM10 होंडा मोटर्स इंडिया। और आपका यहाँ पे हमने अगेन जैसे कि मैं कहूँगा कि प्रैक्टिस सर्वर है और इस प्रैक्टिस सर्वर के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो है मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कंपनीज बना रहे हैं, बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे हैं। तो हर कोई टॉलरेंस ग्रुप डिफाइन कर रहा है अपना। तो आसानी से अपनी जो है वो टॉलरेंस ग्रुप को जो है कभी ज़रूरत पड़ने पे दोबारा रिविज़िट करने के लिए जो है वो मैं यहाँ पे अपनी कंपनी कोड का नाम डिस्क्रिप्शन में लिख दे रहा हूँ। अदर देन दैट इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि हम प्रैक्टिस सर्वर के ऊपर है तो हम अपने टॉलरेंस ग्रुप को दोबारा हम अगर रिविज़िट करें तो आसानी से आइडेंटिफ़ाई कर सकें कि यार ये मेरा टॉलरेंस ग्रुप मैंने ये बनाया था। तो इसलिए मैंने अपनी कंपनी का नाम यहाँ पे लिख दिया है। अदर देन दैट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लीगल टॉलरेंस एंटर, सेव द सेटिंग। हमने जो है वो होंडा ग्रुप का मेरे ख्याल में बनाया था, ये रहा बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन फॉर होंडा। और इसको मैंने बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन होंडा मोटर्स इंडिया, इसकी टीआर मैंने सेलेक्ट की, कंटिन्यू, सेव हो गया, कम बैक, कम बैक। नाउ अभी हमने जो है वो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन हमारी हो गई है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब जो है वो हमने अपनी दूसरी कस्टमर वेंडर की जो है टॉलरेंस लेवल ग्रुप डिफाइन करना है। तो उसके लिए जो है वो हमारा टी कोड है OVA3, OVA3 न्यू एंट्रीज। अगेन माय कंपनी कोड HM10 और HM10 कस्टमर वेंडर टॉलरेंसेस, प्रेस एंटर
and save the setting. Continue. Come back. Come back. अभी जो है वो हमारी दूसरी सेटिंग जो है वो कस्टमर वेंडर और टॉलरेंस ग्रुप के हवाले से जो है वो कंप्लीट हो गई है. इसको मैं ग्रीन कर लेता हूँ. Now next setting is define user tolerance group, which the code is OBA4. OBA4. Sorry, OBA4. OBA4 new entries. और अगेन हमारी कंपनी कोड HM10. कि यहाँ पे आपने इट इज़ एन स्टैंडर्ड सेटिंग. और ऊपर मैंने जो अमाउंट पर डॉक्यूमेंट है वो मैंने सेलेक्ट किया है. इट इज़ अराउंड 13 आई थिंक और 11. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 9 से अबव है और जो है नीचे जो है वो 10 9 है. सेव दिस. कंटिन्यू. कम बैक. कम बैक. अच्छा जी, ये हमारा जो है वो टॉलरेंस वाला लेवल जो है वो कंप्लीट हो गया है. और इसको भी मैं ग्रीन कर लेता हूँ. Now, for the time being, I am skipping the define document splitting setting, and now create define text procedure first. इसमें कोई इशू नहीं है और तरतीब ऊपर नीचे हो सकती है, इससे कोई बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन में फ़र्क नहीं पड़ता है. तो फिलहाल अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ डिफाइन डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग सेटिंग को. तो पहले हम जो है वो टेक्स्ट प्रोसीजर डिफाइन कर लेते हैं. तो टेक्स्ट प्रोसीजर डिफाइन करने का जो है पहले तो टी कोड लिख लेते हैं. OPYZ, सॉरी, OPYZ ठीक हो गया. और इसका जो असाइन करने का है कंट्री, क्योंकि टैक्स जो होता है वो कंट्री लेवल पे होता है. OBBG. तो सबसे पहले हम जो है उसको कर लेते हैं टेक्स्ट OBYZ. OBYZ हमने प्रोसीजर चूज न्यू एंट्री. अच्छा, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ कि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे तो इसका जो स्टैंडर्ड है वो जो यूज़ होता है प्रोजेक्ट के अंदर प्रोसीजर का नाम, तो वो हम कुछ इस तरह से सेलेक्ट करते हैं Z टैक्स फॉलोड बाय कंट्री कोड. ठीक है. लेकिन क्योंकि अगेन प्रोजेक्ट में हम इस तरह क्रिएट करते हैं और क्योंकि वो सिर्फ एक ही इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है, एक ही उसमें कंपनी होती है, तो उसमें हम इस तरह से एक स्टैंडर्ड है जो कि फॉलो होता है. Z टैक्स फॉलोड बाय कंट्री, जो भी कंट्री है उसका फॉलोड बाय कंट्री कोड. तो लेकिन क्योंकि जो है हम ये अपना प्रैक्टिस सर्वर के ऊपर कर रहे हैं अगेन, तो अगर मैं जेड टैक्स इंडिया का जो है वो आईएन का प्रोसीजर बना लूंगा और तो फिर कोई दूसरा कैसे बनाएगा. तो इसके लिए हमने क्या किया है कि हम ये करते हैं कि यार अपनी कंपनी के हिसाब से इसको हम क्रिएट करते हैं, ताकि जो है वो हर आदमी, हर जो भी सीखने वाला है इसका प्रोसीजर डेवलप कर सके, क्रिएट कर सके और इसको प्रैक्टिस कर सके. तो हम करते ये हैं कि हम अपनी कंपनी कोड के नाम पर ही बना लेते हैं प्रोसीजर HM10. और HM10 इसकी डिस्क्रिप्शन दे दी मैंने. प्रेस एंटर एंड सेव द सेटिंग. कंटिन्यू. नाउ कम बैक. कम बैक अगेन. क्लोज दिस विंडो. टेक्स्ट प्रोसीजर हमने क्रिएट कर लिया. नाउ वी हैव टू असाइन द टेक्स्ट प्रोसीजर टू कंट्री.
तो पहले हम इसको ग्रीन कर लेते हैं, ये हमने कर लिया है। और अब हमने जो है वो टैक्स प्रोसीजर कंट्री को असाइन करना है, OPBG पोजीशन कंट्री रीजन हमारा इंडिया IN, यहाँ पे अपना हम टैक्स प्रोसीजर HM10 एंटर, सेव, कंटिन्यू, असाइन कर दिया। कम बैक, इसको हम अब ग्रीन कर लेते हैं, ये हमारा टैक्स प्रोसीजर का भी कंप्लीट हो गया कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद जो है वो हम कंट्रोलिंग एरिया डिफाइन कर लेते हैं अपना। कंट्रोलिंग एरिया इज हियर, डिफाइन कंट्रोलिंग एरिया। कंट्रोलिंग एरिया का जो है वो सबसे पहले तो टी कोड लिख लेते हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत क्रिटिकल है। कंट्रोलिंग एरिया जो है वो जैसे कि मैं पहले अपनी जो है वो ओवरव्यू सेशंस में बता चुका हूँ कि जो है वो कंट्रोलिंग एरिया एक ही होता है, और हम भी अपना कंट्रोलिंग एरिया एक ही रखेंगे। एक कंट्रोलिंग एरिया मल्टीपल कंपनीज का जो है वो कॉन्सेप्ट हमने जो है वो डिस्कस किया था। तो क्रिटिकल सेटिंग है, तो इम्पोर्टेंट भी है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। OKKP सैप में चलते हैं, OKKP, ये हमारा कंट्रोलिंग एरिया आ गया। सबसे पहले तो जो है वो कंट्रोलिंग एरिया जो है वो न्यू एंट्री, और कंट्रोलिंग एरिया जो है वो हमारा HM00, ठीक हो गया। कंट्रोलिंग एरिया नेम होंडा कंट्रोलिंग एरिया, ठीक है। फिर पर्सन रिस्पॉन्सिबल, इट इज नॉट नेसेसरी, देना चाहते हैं दे दें, जरूरी नहीं है। कंट्रोल कंपनी कोड, कंट्रोलिंग एरिया इट मस्ट बी क्रॉस कंपनी कोड कॉस्ट अकाउंटिंग, क्रॉस कंपनी कोड कॉस्ट अकाउंटिंग सेलेक्ट करेंगे लाजमी। करेंसी टाइप जो है वो हमारी 30 मुख्तलिफ करेंसी टाइप है, इसको देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें बहुत सारी करेंसी टाइप नजर आ रही है। कंपनी कोड करेंसी है, कंट्रोलिंग एरिया करेंसी है, ग्रुप करेंसी है, हार्ड करेंसी है, इंडेक्स बेस्ड करेंसी है, ग्लोबल कंपनी करेंसी है। तो यहाँ पे जो है वो ग्रुप करेंसी के ऊपर मैंने सेलेक्ट किया, और जब ग्रुप करेंसी मैंने सेलेक्ट किया तो USD, जो कि हमने अभी पहले डिस्कस किया था अपने ओवरव्यू सेशन में, रेगुलर सेशन में, कि जो है हम जो कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं उसके अंदर हमारी लोकल रिपोर्टिंग और ग्रुप रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको सामने रखते हुए जो है हमने 2 लेजर क्रिएट करने की बात की थी, और हमने जो है कहा था कि जो है भाई लीडिंग लेजर होगा और एक नॉन लीडिंग लेजर होगा। लीडिंग लेजर जो है उसका जो है वो करेंसी USD होगी और ग्रुप करेंसी 30 होगी। तो ये उसी की कंटिन्यूटी है। चार्ट ऑफ अकाउंट हमारा जो था, आई थिंक HM00 था, HM00 ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट। फिस्कल ईयर हमारा जो था वो K4 है, जो हमने जो है फिस्कल ईयर हमने बात की थी अपने फर्स्ट पार्ट में कि फिस्कल ईयर हमने चूज किया था लीडिंग लेजर के लिए जनवरी टू दिसंबर। और फिस्कल ईयर वेरिएंट जो है वो स्टैंडर्ड SAP के अंदर अच्छे खासे होते हैं, तकरीबन कोई ज़रूरत नहीं पड़ती हमें बनाने की, तो हमने भी नहीं बनाया था। और यहाँ पे जो है वो कॉस्ट सेंटर स्टैंडर्ड हायरार्की जो है वो पूछ रहा है बनाने के लिए, तो हम जो है अपनी कॉस्ट सेंटर स्टैंडर्ड हायरार्की अपनी CC कर लेते हैं, एंटर।
कि हमारी जो कंपनी है उसकी कॉस्ट सेंटर की स्टैंडर्ड हायरार्की यहाँ से स्टार्ट होगी। HM00_CC will be the top node of our cost center standard hierarchy. वो कह रहा है standard hierarchy HM00_CC does not exist. Should system HM00_CC be created as a standard hierarchy? Yes, created। और उसके बाद जो है आपका assignment of company code। Yes, new entries। कंपनी कोड हम अपना असाइन कर लेते हैं। इस कंट्रोलिंग एरिया के अंदर हम अपनी कंपनी कोड असाइन कर रहे हैं, HM00। एंटर। एक्टिवेट कंपोनेंट एंड कंट्रोल इंडिकेटर्स। यहाँ पे हमारा न्यू एंट्री। फिस्कल ईयर, याद रखिएगा कि फिस्कल ईयर जब भी जो स्टैंडर्ड है, जो तरीकेकार है, वो ये है कि जब भी हम किसी कंपनी में कोई इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं, तो जिस ईयर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं, तो फिस्कल ईयर अपनी कंट्रोलिंग एरिया का जो है वही फिस्कल ईयर नहीं रखते हैं, बल्कि उससे हम कोशिश करते हैं कि उससे पहले का फिस्कल ईयर हो। और डेफिनेटली ये भी हम क्लाइंट की डिस्कस करने के बाद ही डिसाइड करते हैं कि वो फिस्कल ईयर अपना कंट्रोलिंग एरिया का एक्टिवेशन का जो है, कंट्रोलिंग एरिया का फिस्कल ईयर क्या होगा। तो क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। एक मिसाल के तौर पे एक बात, जैसे कि मिसाल के तौर पर हम अभी 2025 में या 2026 के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं, और जो है इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद जो है कोई ऐसी चीज़ सिस्टम में हम डालना चाहते हैं, क्लाइंट डालना चाहता है जो पिछले साल की है, तो पिछले साल की जो है कोई चीज़ हम उसके अंदर एक्टिवेशन कॉस्ट सेंटर का नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कंट्रोलिंग एरिया एक्टिवेशन हो गई 2026 से। तो फॉर द सेक ऑफ सेफ साइड हम जो है फिस्कल ईयर हमेशा पीछे का ही रखते हैं, ताकि जो है किसी किस्म की, और ये डेफ़िनेटली ये क्लाइंट की डिस्कशन के बाद होता है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। ये क्लाइंट का जो है वो पोर्टफ़ोलियो है कि उससे हम डिस्कस करें और उसको लिखें। हम फॉर द सेफ साइड मैं 2020 ले लेता हूँ, एंटर। सेव द सेटिंग, कंटिन्यू, कंटिन्यू, ओके। ठीक हो गया जी, ओके कीपी की हमारी कंट्रोलिंग एरिया की सेटिंग हो गई है। कम बैक, कम बैक, कम बैक, कम बैक अगेन, अगेन। हम इससे बाहर आ गए हैं और हमने ये अपनी सेटिंग कंट्रोलिंग एरिया की कंप्लीट हो गई है। इसको मैं ग्रीन कर लेता हूँ। ठीक हो गया। इसके बाद जो है वो हमारा आ जाता है, हम कर लेते हैं प्रॉफिट सेंटर एक्टिवेशन सेटिंग। सबसे पहले तो जो है इसका टी कोड लिख लेते हैं, 0KE5। ठीक है, और सेव द फाइल, ओके। और फिर उसके बाद जो है वो हम स्टेप में आ गए, 0KE5। 0KE5 में जब हम गए तो यहाँ पे कंट्रोलिंग एरिया जो आ रहा है वो किसी दूसरी कंपनी का, नेशनल फूड इंडिया का आ रहा है, NFFL है। इसको कंट्रोलिंग एरिया जो है वो हमारा होना चाहिए, जो कि अभी हमने क्रिएट किया था, HM00। तो कंट्रोलिंग एरिया चेंज करने के लिए जो है टी कोड होता है हमारे पास, OKKS। OKKS में मैंने अपना कंट्रोलिंग एरिया चेंज किया। कंट्रोलिंग एरिया मेरा था HM00, जो कि अभी हमने क्रिएट किया है थोड़ी देर पहले। नाउ ट्राई टू गो अगेन, 0KE5। नाउ अब ये हमारा कंट्रोलिंग एरिया बता रहा है, होंडा कंट्रोलिंग एरिया। ठीक हो गया जी। और जो है इसके बाद जो है स्टैंडर्ड हायरार्की मैंने यहाँ पे देनी है, जिस तरह मैंने स्टैंडर्ड हायरार्की अपनी कॉल सेंटर के अंदर क्रिएट की थी, इसी तरह मुझे अपनी प्रॉफिट सेंटर की यहाँ पे हायरार्की देनी है। तो हम यहाँ पे अपनी प्रॉफिट सेंटर की हायरार्की देंगे, व्हाट विल बी द टॉप नोड ऑफ प्रॉफिट सेंटर हायरार्की। तो इट विल बी, इन माय ओपिनियन, HM00PC प्रॉफिट सेंटर। ठीक हो गया। अच्छा, प्रॉफिट सेंटर जो है वो, उसकी लोकल करेंसी वो भी हमारी, जैसे कि हमने अपना उसमें कंट्रोलिंग एरिया में रखी थी 30, तो इसी तरह इसमें भी हमने जो है वो अपनी
30 रख ली और एक्टिव इंडिकेटर ये चेक ज़रूरी है और एंटर सबमिट द डाटा। आफ्टर सबमिटिंग द डाटा ट्राई टू सेव दिस सेटिंग। डाटा वाज सेव हो गया था। ओके, कम बैक। 0 के ई की जो है वो हमारी मतलब प्रॉफिट सेंटर एक्टिवेशन की जो है वो सेटिंग हो गई है। तो इसको हम कर लेते हैं ग्रीन। ये कहाँ गया? ये हो गया, ये हमारा हो गया ग्रीन। नाउ डॉक्यूमेंट डिफाइन डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग सेटिंग। इसके अंदर जाते हैं। डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग का जो है अलग से मैंने एक सेशन किया था और आप लोगों को बताया था कि डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग होती क्या चीज़ है और क्यों ज़रूरी है और नहीं करेंगे तो क्या होगा और करेंगे तो क्या-क्या फ़ायदे होंगे। तो उसमें डिटेल में दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम दोबारा सैप में चलते हैं, इसको डिफ़ाइन करते हैं। तो इसका कोई टी कोड नहीं है। हम SPRO सैप रेफरेंस IMG फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर अकाउंटिंग, बिज़नेस ट्रांज़ैक्शंस और डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग में सबसे पहला जो है वो क्लासिफाई जनरल अकाउंट्स फॉर डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग है। रन दिस चार्ट ऑफ अकाउंट पूछ रहा है। चार्ट ऑफ अकाउंट हमारा HM00 था। एंटर। न्यू एंट्रीज और यहाँ मैंने आपकी टाइम बचाने के लिए पहले से जो है वो मैंने कुछ अपनी वर्की करके रखी हुई है। सेम वही चार्ट ऑफ अकाउंट जो हमने क्रिएट किया था। ठीक है जनाब। और ये चार्ट ऑफ अकाउंट साथ में मैंने इसमें कैटेगरी ऐड कर दी है। कैटेगरी क्या होती है, क्यों हम सेलेक्ट करते हैं, कैसे होता है, ये हम अपनी सैटरडे संडे की क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अभी फ़िलहाल जिस तरह मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट अपना अपलोड किया था इसी तरह मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करूँगा यहाँ पर। एसेट हो गया, लायबिलिटी के अकाउंट्स इसको मैं नीचे कर लेता हूँ थोड़ा। ये इसको नीचे किया थोड़ा सा। लायबिलिटी हो गया है। लायबिलिटी के बाद जो है वो हमारा इनकम अकाउंट है। ये हो गया। और द लास्ट वन एंटर। सेव द सेटिंग, कंटिन्यू, कम बैक, कम बैक। उसके बाद जो है वो हमारी नेक्स्ट सेटिंग है डिफाइन डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर कंट्रोलिंग। रन दिस। नहीं है, नहीं है। जनरल है चाहिए वाला, दिस वन।
डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग कैरेक्टरिस्टिक फॉर जनरल लेजर, यहाँ पे जो है वो मस्ट प्रॉफिट सेंटर जो है वो सिलेक्ट करना है, चेक करना है। अगर चेक नहीं है तो डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग जो है हम प्रॉफिट सेंटर के ऊपर कर रहे हैं, कुछ सेगमेंट पे भी करते हैं, बिजनेस एरिया पे भी कर सकते हैं आप इसकी डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। तो जो है तीनों अवेलेबल होते हैं। इसमें से जो मर्जी है, वही अगेन दोबारा कि जो है यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है, लेकिन जो मेन जो मस्ट चीज है जो कि करनी ही करनी है वो प्रॉफिट सेंटर है। सेगमेंट जो है वो आप कर सकते हैं, बिजनेस एरिया भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, इट्स यूजर रिक्वायरमेंट के ऊपर भी है कि बिजनेस की नीड क्या है और बिजनेस यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन ये प्रॉफिट सेंटर तो मस्ट करना ही करना है। तो अगर नहीं है चेक तो उसको चेक कर दें, मैंडेटरी फील्ड पे चेक कर लें। इसका मतलब ये है कि कोई भी पोस्टिंग फिर प्रॉफिट सेंटर के बगैर पॉसिबल, कोई भी पोस्टिंग जो है वो कोई भी प्रॉफिट सेंटर के बगैर नहीं कर सकता। सेव दिस सेटिंग, कम बैक, और आखिर में जो है वो हमारा एक्टिवेट डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। सेव डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग हमने कर ली। डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग पे चेक लगाएंगे। मेथड ये स्टैंडर्ड मेथड है, कहीं पर भी हो यही मेथड चलता है। इसके बारे में मजीद जो डिस्कस करेंगे वो इंशाल्लाह जो है वो हम सैटरडे संडे की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। 12 मेथड क्यों होता है सिर्फ, और नहीं होगा तो क्या क्या हो सकता है, तो इसके बारे में हम इंशाल्लाह उसमें डिस्कस कर लेंगे। डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग जो है वो हमारी हो गई कंप्लीट। सेव द सेटिंग, आई थिंक आई हैव डन इट। ओके, कम बैक। ये डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अगेन कम बैक, कम बैक। डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग हमारी कंप्लीट हो गई। मैं इसको ग्रीन कर दूं। डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है वो हमारा है 3 सेटिंग रह गई है। डिफाइन लेजर्स पे आ जाते हैं। इसका जो है वो टी कोड सबसे पहले लिख लेते हैं। टी कोड है FINSC अंडरस्कोर लेजर, ठीक हो गया। रन द टी कोड। कंपनी का ओके, कंफर्म, ओके। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम 2 लेजर क्रिएट करेंगे, लोकल रिपोर्टिंग और ग्रुप रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायरमेंट है हमारी। इसको हमने मेंटेन करना है। तो जब मैंने आपको बताया था कि जो है जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो वैसे ही जैसे ही कंपनी क्रिएट होती है हमारा लेजर 0L बाय डिफ़ॉल्ट लीडिंग लेजर क्रिएट हो जाता है। जैसे कि मैं अगर इसको क्लिक करके कंपनी सेटिंग फॉर लेजर पे क्लिक करूँ, डबल क्लिक करता हूँ, तो इसकी पोज़ीशन देख लेते हैं। कंपनी कोड हमारी है HM10, एंटर किया। तो ये देखिए मेरी HM10 होंडा जो है इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। मैंने अभी इसमें कुछ नहीं किया, अभी मैं वेरी फर्स्ट टाइम इसके अंदर दाखिल हुआ हूँ। लेकिन लीडिंग लेजर के अंदर ये कंपनी मेरी ऑलरेडी इसके अंदर रजिस्टर्ड है। कम बैक। ये लीडिंग लेजर जो हमने डिफाइन किया है वो हमने ग्रुप रिपोर्टिंग के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, और इसकी जो हमने करेंसी रखी थी 30 रखी थी, USD रखी थी। और हमने इसका जो फिजिकल ईयर वेरिएंट था वो हमने HM0L क्रिएट किया था। और हमने नॉन लीडिंग लेजर के लिए जो है जब हम फिजिकल ईयर क्रिएट कर रहे थे वेरिएंट, तो हमने उसी वक्त जो है वो अपना नॉन लीडिंग लेजर के लिए जो है फिजिकल ईयर हमने HMNL क्रिएट कर लिया था। अगर हम इसमें जाते हैं अपना इधर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि ये जो हमने फिजिकल ईयर वेरिएंट क्रिएट किया था ग्रुप रिपोर्टिंग के लिए, 0L के लिए IFRS और HM0L हमने क्रिएट किया था। और लोकल रिपोर्टिंग के लिए नॉन लीडिंग लेजर हम क्रिएट करने जा रहे हैं, जो कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे फॉलो करेगा। और जो है इसका हमने फिजिकल ईयर वेरिएंट हमने एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ फिजिकल ईयर वेरिएंट हमने इसके लिए HMNL क्रिएट कर लिया था। तो हम अभी नॉन लीडिंग लेजर हमारा ये रहा, इसको सेलेक्ट किया, कंपनी कोड सेटिंग फॉर लेजर, डबल क्लिक दिस। इसमें मेरी कंपनी कोड नहीं है, ठीक है। न्यू एंट्री, क्रिएट द कंपनी टू रजिस्टर इन नॉन लीडिंग लेजर। नॉन लीडिंग लेजर में कंपनी कोड हम अपना क्रिएट कर रहे हैं, रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। तो कंपनी कोड हमारी थी HM10।
फिस्कल ईयर वेरिएंट हमने जो डिस्कस किया था वो था हमारा V3 अप्रैल टू मार्च विद स्पेशल 4 पीरियड्स। अगर मेरे ख्याल में हमने यहाँ मेंशन किया भी था, ये रहा अप्रैल टू मार्च V3, और हमने इसमें K4 लिया था जनवरी टू दिसंबर, तो हम इसमें V3 वो ये भी हमने डिस्कस किया था कि फिस्कल ईयर वो SAP वो प्रोवाइड करता है तकरीबन सारे कंट्री के, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है फिस्कल ईयर वेरिएंट का क्रिएट करने की, हम जो स्टैंडर्ड होता है उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो V3 हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया, और पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट वो हमने, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि HMNL हमने लिया था, ये रहा हमारा HMNL पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट फॉर लीडिंग लेजर लोकल रिपोर्टिंग, सॉरी। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि जैसे हम जब भी कोई वेरिएंट क्रिएट कर रहे थे, और अभी तक जो प्रैक्टिस हमने की है, जो देखी है, तो मैं आपको बता रहा था कि जब हम वेरिएंट क्रिएट कर रहे होते हैं, तो एहतियातन मैं कंपनी का नाम शुरू में लिख देता हूँ, ताकि जब हम उसको ढूँढने लगें या उसको रिविज़िट करें, दोबारा कभी हमें जाना हो, ढूँढना हो, तो हम उसको ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर सकें कि मेरा वाला वेरिएंट कौन-सा था जो मैंने क्रिएट किया है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिसिंग सर्वर है। इसमें बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जैसे अभी आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे वेरिएंट क्रिएटेड आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसमें से वो मुझे ढूँढने में आसानी इसलिए है कि मुझे पता है कि हाँ यार, HM10 मेरी कंपनी का नाम है, HMNL मैंने क्रिएट किया था। लेकिन अगर कभी 2-3 दिन बाद आप जा रहे हैं, दोबारा कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, या कभी ज़रूरत पड़ गई इसकी, तो आपको ये चीज़ हेल्प करेगी, कंपनी का नाम अगर वेरिएंट के साथ आपने लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया लोकल रिपोर्टिंग, ठीक हो गया। प्रेस एंटर एंड सेव द सेटिंग, कंटिन्यू, कम बैक। वार्निंग आ रही है, क्या कह रहा है? करेंसी कन्वर्जन सेटिंग फॉर आर मिसिंग फॉर HM30। ओके, करेंसी कन्वर्जन में वो हम जाके देख लेते हैं। यहाँ पे वो मुझे वो वार्निंग दे रहा है। पोजीशन ले लेते हैं अपनी, कंपनी कोड HM10, HM10 हमारी कंपनी कोड। कम बैक, NL, कंपनी कोड सेटिंग, ओके, HMS कन्वर्जन, कंपनी कोड, ओके, पोजीशन HM10, इसमें हमारी कंपनी नजर नहीं आ रही। बैक, बैक, चलिए सेव द सेटिंग। फिलहाल देखते हैं, वार्निंग थी, क्या इफेक्ट पड़ता है इस वार्निंग का। लेकिन पहले ही हमने सेटिंग कर ली है, सो मैं इसको ग्रीन कर रहा हूँ। और अब वो FICO इंटीग्रेशन है, FICO इसको सेव कर लेते हैं पहले। ये FICO वो इंटीग्रेशन कर लेते हैं, SPRO
SAP रेफरेंस IMG। इसके बाद जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल ग्लोबल सेटिंग्स, लेजर्स, integration for controlling with financial accountings, defined ledger for controlling CO version, run this, inventory। ये एक स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है। कंट्रोलिंग एरिया हमारा जो था वो HM00 था। वर्जन मस्ट बी 0 and ledger must be 0L। Press enter, save the setting, continue, continue। ये FICO इंटीग्रेशन हमारी कंप्लीट हो गई। इसको भी मैं ग्रीन कर लेता हूँ। इसमें हमने सारी कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। हाँ, हमने इसमें सारी स्टेप कर ली हैं सिवाय इसको छोड़ के डिफाइन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसको हम बाद में डिफाइन करेंगे, अभी इसकी नीड नहीं है। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ एज ऑरेंज। इसकी अभी नीड नहीं है, इसको हम बाद में डिफाइन करेंगे। और अब जो है वो हम आखिरी परफॉर्मेंस अपना फॉर्म बेसलाइन कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं कि जो है वो हमारी कंसिस्टेंसी चेक का कि हमारी कंपनी में जितनी भी हमने कॉन्फ़िगरेशन की है वो सही है नहीं है। इसका टी कोड क्या है, FINS अंडरस्कोर CUST अंडरस्कोर CONS अंडरस्कोर CHK अंडरस्कोर P। Let's run the T code, enter और use values below। यहाँ अपना कंपनी कोड मैंने दे दिया HM10, एंटर। और मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। यहाँ पे वो एरर दे रहा है कि जो है पहली बात तो ये कि इसमें हमने 2 लेजर लिए थे 0L और NL, जबकि इसमें EX भी आ रहा है। तो पहले तो हम EX में जाके जो है वो इसको हटा के मतलब जो लेजर हमारा नहीं है जो इसके अंदर आ रहा है EX, उसमें से अपनी कंपनी रिमूव कर लें। नेक्स्ट सेक्शन खोल लेते हैं। FINSC अंडरस्कोर लेजर। EX का लेजर बता रहा था कि EX लेजर है जिसके अंदर हमारी कंपनी मौजूद है। इसमें हम अपना सर्च करते हैं अपनी कंपनी HM10। HM10 इसके अंदर मौजूद है EX लेजर के अंदर, जो कि हमने क्रिएट नहीं किया है। और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ अपनी कंपनी को। सेव द सेटिंग। अच्छा जी, ये हो गया सेव। कम बैक, कम बैक। हम दोबारा इसको रन करके देखते हैं कंसिस्टेंसी चेक। तो वो हमारा जो लेजर था EX का वो तो चला गया। अब वो क्या कह रहा है, इसमें एरर आ रहा है करेक्ट द कस्टमाइजिंग सेटिंग फॉर लेजर्स for the universal journal. Currency conversion setting for CT30 are missing for company code HM10 ledger 0R और NL। तो जिसके बगैर जो है वो कह रहा है कि जो है कस्टमाइजिंग इज इनकंसिस्टेंट, पोस्टिंग ऑफ जनरल एंट्रीज आर नॉट पॉसिबल। तो ये मिसिंग है 30 की। तो वो देख लेते हैं कि भाई ये क्यों मिसिंग है। कम बैक, कन्वर्जन करेंसी कन्वर्जन सेटिंग मिसिंग है इसकी। तो अगेन FINSC अंडरस्कोर लेजर 0L में हम गए कंपनी कोड सेटिंग, पोजीशन
HM10 करेंसी कन्वर्जन सेटिंग में हमारी जो है वो देखते हैं पोजीशन HM कंपनी है कि नहीं है। कंपनी कोड HM10 इसमें हमारी कंपनी कोड नहीं है। क्रिएट अ न्यू कंपनी। ओके, इसमें हम न्यू एंट्री कर लेते हैं। कंपनी कोड HM10 करेंसी 30 करेंसी कंपनी कोड करेंसी एक्सचेंज रेट मस्ट बी एम और ट्रांसलेशन रेट हमारी मस्ट बी पोस्टिंग। एंटर। सेव द सेटिंग। जी, कम बैक। अभी पोजीशन लेकर देखते हैं। हमारा HM10 है, आ गई। 30 है, 10 है और ठीक हो गया जी। इसको मैं कम बैक और अब हम अपना कंसिस्टेंसी चेक दोबारा करके देख लेते हैं। कंसिस्टेंसी चेक हमारा कंप्लीट हो गया। उसमें हमने अपना ग्लोबल करेंसी कन्वर्जन सेटिंग हम नहीं की थी, हमने वो करना ज़रूरी थी, जो मिस हो गई थी। ये हमने अब कंसिस्टेंसी चेक की। कंसिस्टेंसी में हमारे पास 2 लेजर आ रहे हैं। एक लेजर हमारा 0L है, जो कि लीडिंग लेजर कहलाता है, और दूसरा लेजर हमारा नॉन लीडिंग लेजर है, जो कि हम अपना लोकल रिपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। और नीचे चेक पास लिखा हुआ है, ऑल आर शोइंग ग्रीन। इट मीन्स कि हमारा जो है तमाम जो बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन जो हमने की है वो कंसिस्टेंटली पास कर ली है। और नाउ वी आर गुड टू गो फॉर टू मूव नेक्स्ट, अपलोड मास्टर डेटा और स्टार्ट पोस्टिंग वगैरह। तो लेट मी फर्स्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ठीक हो गया। तो ये हमारी बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है और आई होप कि जो है वो आप लोग भी इसको एज़ सून एज़ पॉसिबल कंप्लीट कर लेंगे। इसको भी मैं ग्रीन कर लेता हूँ। तो इसका जो है वो मुझे डिकोड नहीं है, तो मैं इनका जो है वो इसके अंदर इनका जो कॉन्फ़िगरेशन पाथ है वो डाल देता हूँ, वरना वो आपको प्रॉब्लम करेगा। हुँ, सबसे पहले तो जो है वो किसका हमने उठाना है कॉन्फ़िगरेशन पाथ। डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग का। डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग में हमने जो है SPRO सेल्फ रेफरेंस एमजी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर अकाउंटिंग, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। और डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग में हम जो है वो शो पाथ कर लेते हैं इसका। जो पाथ किया इसको मैंने कॉपी किया, इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद जो है वो हमारा CEO की पोस्टिंग जो है उसकी हम पाथ को कॉपी कर लेते हैं। लेजर्स
जिसके बाद जो है वो आपका this one, show path, copy the path, कंटिन्यू, और मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो सबके टी कोड आ गए हैं, और जिनके टी कोड नहीं थे उनका मैंने जो है आपको कॉन्फ़िगरेशन पार्ट डाल दिया है। सिर्फ इसमें एक कॉन्फ़िगरेशन मैंने नहीं की है, वो कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, जिसकी अभी फ़िलहाल नीड नहीं है। वी आर गुड टू गो। और इसको हम बाद में देखेंगे कि हम कब कहाँ कैसे करते हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो काइंडली कॉन्फ़िगरेशन जिन्होंने स्टार्ट कर ली है वो अपना जो है इसको कंप्लीट कर लें। जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है उसको स्टार्ट करें, कंप्लीट करें, क्योंकि जो है नेक्स्ट जो है हमारा कमिंग जो सेशन है सैटरडे संडे, इसके अंदर फिर इसको मज़ीद चीज़ें जो हैं जैसे कि डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग के अंदर जो हम अपना कैटेगरी जो हमने इसके अंदर यूज़ की है वो क्यों यूज़ की है, इसके क्या-क्या वो है कॉन्सिक्वेंसेस हैं करने ना करने के, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है उसके अंदर, ताकि जब आप कर रहे हो तो आपको पता हो कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, नहीं करूँगा तो क्या होगा, करने से क्या होगा। तो और एक चीज़ और मैं इसको बता दूँ आपको यहाँ पे लाज़मी, जो पिछले सेशन में मेरे दिमाग में थी लेकिन मैं बताना भूल गया, कि ये सेटिंग जो मैंने आपको बताई है बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन की, ये कंप्लीट बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन है। इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने मुख्तलिफ़ स्क्रीन्स देखी, मुख्तलिफ़ जो है हमने चीज़ों को हमने चेक किया, जिसमें बहुत सारे रेडियो बटन्स थे, कुछ चेक्स थी, कुछ चीज़ें हमने लिखनी थी। हर स्क्रीन के अंदर बहुत सारे जो है वो रेडियो बटन्स होते हैं, चेक वो होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, और कहीं पे जो है कुछ चीज़ें लिखनी होती हैं, कहीं पे कुछ चीज़ें नहीं लिखनी होती हैं। कुछ चेक बॉक्सेस को जो है वो चेक करना होता है, कुछ चेक बॉक्सेस को चेक नहीं करना होता है। कुछ जो है वो डायरेक्टली रिलेट होते हैं उस कॉन्फ़िगरेशन से, कुछ उससे डायरेक्टली कॉन्फ़िगरेट नहीं होते हैं। लिहाज़ा स्ट्रिक्टली काइंडली बराए मेहरबानी सिर्फ़ वो करें जो मैंने आपको बताया है। इधर-उधर वो चेक बॉक्सेस पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, या वो रेडियो बटन्स को ऑन करने की ज़रूरत नहीं है जिसको मैंने नहीं किया, कि वरना इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे वो आपको भी नहीं पता कि उससे क्या फ़ायदा होगा। तो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस की तरह होना चाहिए, वरना बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन तो कंप्लीट होगी नहीं। दूसरा ये कि जो है आप किसी ऐसी चीज़ के अंदर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएँगी, जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं होगा, और आगे चल के आप खुद परेशान होंगे कि जो है ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, जबकि आपकी वो बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन में किसी एक चेक बॉक्स या किसी एक रेडियो बटन के ऑन करने से आ रही होगी, और यू नेवर नो कि एक्चुअली हुआ क्या है, प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। तो काइंडली स्ट्रिक्टली वो चीज़ें उसको चूज़ करें जो मैंने आपको बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन में बताई है, और इसको एज़ सून एज़ पॉसिबल करके खत्म करें, ताकि फिर हम इसको डिस्कस करके इसको आगे बढ़ सकें। थैंक यू। ओके, गुड बाय।